हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 8 के नागरिक शास्त्र में संविधान का। ये टॉपिक हमारा शायद छूट गया था, तो जिन लोगों का छूट गया वो इस वीडियोस के द्वारा से पूरा कर पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों के टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है वो 10 मई को होना है। तो इसके लिए हमने लगभग 70 से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। या नहीं तो आप हमारे चैनल पे भी जाकर प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर देखिएगा तो आपको अलग से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा जहाँ पर आप लोगों को सभी वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। हम आते हैं डायरेक्ट अब सवाल के ऊपर। सवाल में देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि उन्होंने गरीबों को और पिछड़ों का रूप जो है, रूप को क्या किया? संवार दिया। रूप को क्या किया? संवार दिया, है ना। क्योंकि उन्होंने ही बहुत सारे कानून लाए जो कि गरीबों के लिए हित में थे और जो छोटे जाति थे उनके हित में थे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कैसा लाया? वो गरीबों के रूप को क्या किया? संवारने का कार्य किया। ठीक है, तो प्रारूप से रूप याद रखिएगा और समिति से संवारना याद रखिएगा। तो गरीबों का जो रूप और छोटी जाति के लोगों का जो रूप है उसको संवारने का कार्य किसने किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। ये ट्रिक हो गया। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संविधान के निर्माण में आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। संविधान के निर्माण में कितना वर्ष लगा था? 2 माह 11 वर्ष और 2 वर्ष 11 माह, 2 माह नहीं, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला है हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो हमारा संविधान का जो मुख्य विशेषता ये है कि ये समाजवाद है, यानी पूरे समाज को लेकर के चलता है। पंथ निरपेक्ष है, यानी ये सभी धर्मों के लिए है। लोकतांत्रात्मक है, यहाँ पर जनता का शासन होता है। और ये गणराज्य है। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर ऑप्शन है इसको याद रखिएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो ये 3 चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। जिस ऑप्शन में ये 3 चीज़ आपको पाया जाएगा वही आपका आंसर होगा। पहला समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य। ये तो 3 चीज़ आप लोगों को याद रह सकता है। तो ये 3 चीज़ जिस ऑप्शन में पाया जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सवाल है हमारा। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य में शामिल किए गए हैं। यानी किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति। अब देखिए ये क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर संविधान में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो उसके लिए एक मीटिंग बैठाई जाएगी और मीटिंग में एक समिति बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाया जाएगा। वो उसकी जांच करेगा, पड़ताल करेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है। तो और देखिए जो भी कमेटी बनता है ना उसका एक नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे किस समिति की रिपोर्ट, यानी कौन सी समिति ने रिपोर्ट सौंपा था कि संविधान में जो है ना मूल कर्तव्य को शामिल किया जाए। तो उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। ये जो मूल कर्तव्य है ये किसके लिए था? तो मूल कर्तव्य हमारे लिए था, जनता के लिए था। तो जिस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती होगी। जब मूल कर्तव्य आ गया तो हमारे क्या हो गए, हमारे लिए बहुत ही गोल्डन अवसर हो गया, है ना, सुनहरा अवसर हो गया। यानी कि मूल कर्तव्य हमारे लिए क्या है? स्वर्ण के समान है, गोल्ड के समान है, सोने के समान है। तो जब हम लोगों को मूल कर्तव्य दिया गया, ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य प्रदान किया गया, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं। तो मौलिक अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। देखिए अब आपको इसको याद रखना है कि संविधान में यदि आप लोगों को अधिकार दिया गया तो वो अधिकार अब किसका हो गया? आपका हो गया। और आपका मतलब जैसे मेरा हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेरा अधिकार हो गया वो ना। तो मैं से मेरा और मैं से मौलिक, मौ से मेरा, मौ से मौलिक। ठीक है,
याद रखिएगा, संविधान में, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? जब मुझे कोई अधिकार मिल जाएगा तो अधिकार मेरा हो गया। तो मौ से मेरा और मौ से मौलिक, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है? तो राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना मौलिक कर्तव्य कहलाता है, यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का आदर करें। ठीक है, नहीं तो हम पर क्या हो सकता है? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो सकता है ना। हम लोगों को क्या करना होगा? उसका आदर करना होगा, राष्ट्रगान का भी और राष्ट्र ध्वज का भी। ध्वज का मतलब समझ रहे हैं ना, तिरंगा झंडा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, इसका आदर करना तो ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य देखिएगा, दो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मेरा कर्तव्य, अभी हमने क्या बोला? मेरा कर्तव्य, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो सभी अगर अपने अपने मन में क्या बोलेंगे कि राष्ट्रगान जो जन गण मन गाया जाता है और हमारा तिरंगा झंडा, उसका आदर करना और उसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। सब अपने अपने मन में बोलेंगे, आप भी कहेंगे अपने मन में मेरा कर्तव्य है। तो म से मेरा और म से मौलिक, अभी हमने बताया है आपको। तो याद रखिएगा, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ये सब इस सब में नहीं टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, कर्तव्य है तो कर्तव्य में ही टिक आउट कीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है। यानी शिक्षा का एक अधिकार बनाया गया जिसमें बच्चों को जो है अनिवार्य, मतलब कि एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है। इसमें अधिकतम उम्र सीमा कितनी है, यानी हाईएस्ट कितनी है कि जिसके बाद आपको जो है निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलेगा, मतलब कुछ पैसे लगेंगे और जो है आपको जो है कोई बाध्यता नहीं होगी कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका 14 वर्ष है अधिकतम। जब आप 14 वर्ष के हो जाइएगा तो फिर आपको शुल्क लगने लगेगा, पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे कुछ भी, जैसे कॉलेज वगैरह में देना पड़ता है मैट्रिक के बाद। सामान्यतः आप 14 वर्ष की आयु में मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं। मैट्रिक तक तो स्कूल में कोई फ़ीस नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही आप इंटर में जाते हैं तो इंटर में जो है आपको कॉलेज में फ़ीस वगैरह लगने लगता है। तो 14 वर्ष तक तो आपको तो फ्री में आपको पढ़ाया गया। दूसरी बात है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा उस पर, नहीं उसके बाद जो है आपको कोई बाध्यता नहीं है। 14 वर्ष के बाद आप पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है, ये कानून से परे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटा दिया गया? है ना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटा दिया गया? तो इसको हटा दिया गया 1978 में। कब हटा दिया गया? 1978 में। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पहले लोगों क्या कहते, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार समझता था, यानी उसको अपना पूरा प्रॉपर्टी समझता था। लेकिन इसको अब यहाँ से हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को 1978 में, क्योंकि ये देश की संपत्ति है। जब कभी भी देश को ज़रूरत पड़ेगा तो वो उसे ले सकता है। ठीक है, बदले में वो आपको मुआवजा दे सकता है। जैसे कहीं पे रोड बनाना हुआ तो सरकार वो ज़मीन को ले सकती है, रेलवे लाइन बिछाना हुआ तो वो ज़मीन को ले सकती है। तो इस प्रकार से जो है आपकी संपत्ति के अधिकार को जो है वहाँ से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो हमारा मंत्री परिषद होता है, जहाँ पे एक देखिए एक कमेटी इस तरह से बैठती है, सभी तरफ मंत्री बैठते हैं। ठीक है, तो एक तरफ जो मेन कुर्सी में बैठेगा वो अध्यक्ष बैठेगा, वो कौन होता है? तो वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? टाइप करके बताइए, ऑप्शन में जाइए। आपके लिए आज का सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया 1993 में। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है। ठीक है, तो मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? तो संविधान के द्वारा मौलिक कर्तव्य जो हमें है वो 11 प्रदान किया गया है। संविधान के द्वारा मौलिक कर्तव्य 11 प्रदान किया गया है। ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारे भारत देश का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सूची का मतलब एक लिस्ट बनाया जाता है कि कौन राज्य करेगा, कौन केंद्र करेगा, इस तरह से एक लिस्ट बनता है। तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है।
ठीक है, इसके बारे में आप लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू है? फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 से, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।